वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो इन्फ्रेंस की ये क्लास नंबर 6 है और आज हम लोग अनबायसनेस की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लासेस में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको रिवाइज करना है। हमने आज आपको एक होमवर्क दिया है, e⁻⁻5 थीटा का आपको बताना है कि अगर x पॉइसन थीटा फॉलो कर रहा है तो व्हाट इज़ द अनबायस एस्टिमेटर ऑफ दिस। तो आप लोगों का ये टास्क है, ढूंढिए, देखिए और बताइए। और अगली क्लास जब हम लें तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो आप उनको क्विकली रिस्पॉन्ड करिए। रिवीजन इज़ बेस्ट पॉलिसी। तो आज की क्लास में कुछ हम नए तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोगों को याद होगा कि अगर एक स्टैटिस्टिक्स टी है जो कि थीटा के लिए अनबायस्ड है तो इस अनबायसनेस की कंडीशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। ये कंडीशन होने पर ही हम कहते हैं टी इज़ अनबायस्ड फॉर थीटा। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड होगा तो आपका आंसर क्या होगा? होगा या नहीं होगा? चलो ठीक है। आप लोगों को क्लास नंबर 2 रिवाइज करनी है जिसमें मैंने उसकी क्लास की हेडिंग ही डाल रखी है कि अनबायसनेस नेवर फॉलो इनवेरियंस प्रॉपर्टी। जब भी कभी हम थीटा का कोई फंक्शन बनाते हैं और सिमिलर फंक्शन टी का देखते हैं तो ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि ये इसके लिए अनबायस्ड हो जाएगा तो अलग बात है, बट कोई रूल नहीं है। जब ऐसा होता है तो इस प्रॉपर्टी का नाम पड़ता है इनवेरियंस। जब आगे हम बढ़ेंगे अनबायसनेस के आएंगे कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी पर, तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, लेकिन अनबायसनेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब इसका प्रूफ हम एक बार आपको करवा चुके हैं, आज फिर थोड़ा सा हिंट देंगे क्योंकि आज हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करना है। ये तो चलो हमने आपको करवाया है फिर भी आपको याद नहीं था। आज जो एक्सटेंशन होना है वो ये होना है कि क्या रूट थीटा के लिए अनबायस्ड होगा, क्या 1/t 1/थीटा के लिए अनबायस्ड होगा। केवल हमको पता ये है कि टी थीटा के लिए अनबायस्ड है और इनके बारे में हमको कमेंट्स करने हैं। तो सबके आंसर नो है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और आपसे ये भी कहा जाएगा वेरीफाई करिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम टी स्क्वायर को थीटा स्क्वायर के लिए देखेंगे। आप लोगों को जो बात अपने मन में रखनी है या ये कह लो कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो हम लोग हमेशा वेरिएंस से स्टार्टिंग करेंगे। क्यों? वेरिएंस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 हो जाए तो वेरिएंस 0 होना ये दर्शाता है कि ये रैंडम वेरिएबल क्या है? एक कांस्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रैंडम वेरिएबल एंड कांस्टेंट? ज़रा यहाँ देखिए, हमने एक एक्स वेरिएबल लिया और हमने कहा ये स्कूल के बच्चों का स्कोर है। अब अगर 10 बच्चे हैं तो इनके स्कोर कुछ इस तरीके से होंगे। आउट ऑफ 20 नंबर के टेस्ट में इनके स्कोर कुछ ऐसे होंगे। मान लिया ऐसे स्कोर होंगे। अगर हम ये कहें कि सारे बच्चों का स्कोर एक जैसा आया, 20 में सबका स्कोर एक जैसा आया, तो दो सीरीज़ हमको दिख रही हैं। पहली सीरीज़ में वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं बिटवीन रेंज। व्हाट इज़ द रेंज? जब 20 नंबर का टेस्ट होगा तो रेंज बनेगी 0 to 20। लेकिन इस वाले में सारी की सारी वैल्यू सेम हो गई। अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो 10 आएगा। अगर हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 माइनस एक्सपेक्टेशन 10 होल ऑफ स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट में 0 मिलेगा। यानी कि जब भी किसी सीरीज़ का वेरिएंस 0 आता है तो हम उसके बारे में क्या कमेंट करते हैं कि वो सीरीज़ कांस्टेंट है। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? रैंडम वेरिएबल बिटवीन रेंज वेरी करता है, कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल है तो उसका वेरिएंस 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो प्लस या तो माइनस। तो माइनस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर के बाद एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या करता है? एवरेज देता है।
स्क्वायर क्या करेगा, जितने भी प्लस और माइनस की वैल्यूज हैं सबको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जो एक रिजल्ट बचा वो ये कि अगर कोई सीरीज कांस्टेंट नहीं है तो उसका वेरिएंस 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, अब अगर ये t एक स्टैटिस्टिक्स है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। सैंपल वैल्यूज x1 x2 xn का फंक्शन t है, तो t के वेरिएंस के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। 0 होने की सिचुएशन कब आएगी, जब सीरीज कांस्टेंट होगी, और अगर t रैंडम वेरिएबल है तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम t पे वेरिएंस अप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस का फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी होल ऑफ स्क्वायर। अब अगर इस फॉर्मूले में हम इनकी कंडीशन को यूज करें, क्या थी कंडीशन? कंडीशन थी कि टी थीटा के लिए अनबायस्ड है, तो ये है कंडीशन। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन टी दिख रहा है आपको, इसका होल स्क्वायर है तो अंदर एक्सपेक्टेशन टी है। इसकी जगह पे अगर हम थीटा पुट कर देते हैं तो अब हमारे पास ये आ गया एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर हम थीटा को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें राइट हैंड साइड में तो हमारा रिजल्ट आया ये एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू थीटा स्क्वायर। टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड होगा जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। तो क्या ऐसा यहाँ पर मिला? नहीं मिला ना। ग्रेटर है, इक्वल टू तो तब आएगा जब कांस्टेंट सीरीज होगी, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर। तो जब ग्रेटर है तो क्या ये अनबायस्ड कहलाएगा? तो ये हो गया बायस्ड। यानी अगर टी थीटा के लिए अनबायस्ड है तो टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर के लिए क्या हो गया, बायस्ड। अब आते हैं हम अंडर रूट वाले पे। इसको कैसे प्रूफ करोगे? ये सब आपके एग्जाम में आएंगे, ये टेक्निकल सवाल हैं और आते ही आते हैं छोटे छोटे नंबर्स में, है ना, कम नंबर वाले क्वेश्चंस में। इसको प्रूफ करने के लिए हम फिर से वेरिएंस टी कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस टी का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेशन टी की जगह पे रूट टी है तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमें रूट पुट कर देना है। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, यानी ये क्या है, रूट टी। तो रूट टी का पहले करना है स्क्वायर, फिर लेनी है एक्सपेक्टेशन, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बन जाएगा। बताइए हाँ या ना? ठीक है, इधर वेरिएंस रूट टी है, वेरिएंस रूट टी को हम दिखा सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी ये क्वांटिटी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गई। एक्सपेक्टेशन टी की वैल्यू थीटा है तो इसको थीटा पुट कर देते हैं, और इस एक्सपेक्टेशन रूट टी को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, अब ये स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो क्या करेगा, इस थीटा को किस में कन्वर्ट करेगा, रूट में कन्वर्ट करेगा। अब क्या प्रूफ हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट टी की वैल्यू थीटा से छोटी आ रही है। छोटी आने पर बायस्ड होगा कि अनबायस्ड? बायस्ड। तो ये प्रूफ भी हो गया। लास्ट वाला क्या है, 1/t इज बायस्ड फॉर 1/थीटा। तो एक्सपेक्टेशन जब आपको पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि एक्सपेक्टेशन 1/x कभी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 1/ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के बराबर नहीं होता है। 1/x इज आल्सो अ रैंडम वेरिएबल। जब इस पर एक्सपेक्टेशन लगती है तो सारी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग चलेंगी, और जब केवल x की एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो उसका मतलब होता है x पे एक्सपेक्टेशन का लगना, और ये दोनों बराबर होते नहीं हैं। तो अगर इस रिजल्ट का यूज करें तो क्या हम कभी भी ये दिखा पाएंगे कि एक्सपेक्टेशन 1/थीटा के बराबर है? क्यों? ऐसा तो तभी दिखाया जा सकता है जब एक्सपेक्टेशन नीचे आता और ये कंडीशन यूज करके थीटा पुट कर देते हैं, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये रिजल्ट हमने पहले एक्सपेक्टेशन में पढ़ रखा है। तो ये भी कभी इसके बराबर नहीं होगा, और नहीं होने पर ये भी बन जाएगा बायस्ड। ओके, क्लियर? चलो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
और आज की क्लास में हमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको याद नहीं होगा, लेकिन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे इस तरीके से। अगर x फॉलो कर रहा है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पैरामीटर थीटा है, या फिर p भी लिखा जा सकता है। इसके बाद लिखा गया था समेसन xi जिसको t कहा गया था। तो सबको पता है कि अगर x बर्नौली फॉलो कर रहा है तो x1 x2 xn का अगर हम सम करेंगे तो वो क्या फॉलो करेगा? बायनॉमियल जिसके पैरामीटर होंगे n कॉमा थीटा। हमने यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करवाया था? थीटा का अनबायस एस्टिमेटर क्या होगा? तो निकल के आया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t अपॉन n। इसके बाद हमने थीटा स्क्वायर का करवाया था, तो क्या निकला था? t माइनस वन अपॉन n माइनस वन। कुछ याद आया सबको? और फिर हमने थीटा क्यूब का भी करवाया था, t माइनस वन t माइनस टू अपॉन n माइनस वन n माइनस टू। और हमने थीटा की पावर 4 का आपको होमवर्क में दिया था। आज ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन बायनॉमियल पे नहीं, बर्नौली पर। ये अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली क्लासेस रिवाइज करेंगे, ठीक है। जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर इसे अप्लाई करेंगे तो हमें पॉइसन के मोमेंट्स का फॉर्मूला आना चाहिए। अब अगर x फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पैरामीटर हम लैम्डा मान लेते हैं, आप थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा या थीटा की जगह पे कोई एक दूसरे की जगह पे आ जाए। हम यहाँ से एक सैंपल लेते हैं स्मॉल n साइज़ का, x1 x2 डॉट डॉट xn, और फिर इन x1 x2 xn से एक बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स t। और इस स्टैटिस्टिक्स t को कैसे डिफाइन किया? इनके सम से, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन xi i गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब अगर x पॉइसन लैम्डा फॉलो कर रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा? e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x फैक्टोरियल। ये होगा इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जहाँ पर x की वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक। जब हमने आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया तो एक एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। अगर ये सैंपल में सारी की सारी वैल्यूज़ x1 x2 xn आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो इनका सम भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। रूल ये होता है, इफ़ x1 फॉलोज पॉइसन विद पैरामीटर लैम्डा 1 and x2 follows Poisson with parameter lambda 2 and x1 x2 are independent, then we can say that by additive property x1 plus x2 follows Poisson distribution with parameter lambda 1 plus lambda 2। अब इसी रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर देंगे n के लिए। तो यहाँ अगर n रैंडम वेरिएबल्स होंगे, मान लो x3 आ जाता जिसका पॉइसन लैम्डा 3 होता, डॉट डॉट xn आ जाता जिसका होता पॉइसन लैम्डा n। तो इस x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता? पॉइसन जिसका पैरामीटर होता लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 लैम्डा n। ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी अगर आपको सीखनी और जाननी है तो आप डिस्ट्रीब्यूशंस को रिवाइज करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब तक आप स्टैट्स पढ़ेंगे हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा, नॉर्मल तो सबसे ज़्यादा। चलिए, अब अगर इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ के जो x1 x2 xn है इनका सब का पैरामीटर सेम है लैम्डा, तो समेसन होने पर क्या होगा? सबकी जगह पे लैम्डा आ जाएगा। कितनी बार आएगा? कितने पैरामीटर हैं टोटल? n। यानी हम यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? t फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा n, क्योंकि लैम्डा कितनी बार आएगा? n बार आएगा, तो उसको n लैम्डा लिख सकते हैं। ओके, क्या एडिटिव प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? ठीक है।
अब अगर ये एडिटिव प्रॉपर्टी है तो क्या हम टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? e टू द पावर माइनस लेमडा एन और लेमडा एन टू द पावर टी, टी मतलब समेसन एक्स आई से है, अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एक्स, तो फैक्टोरियल ऑफ टी यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अगर मोमेंट की बात करें तो कैसे आप इनको याद रखोगे? म्यू वन डैश मीन सबसे पहला, जिसकी वैल्यू लेमडा आती है। म्यू टू डैश का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। म्यू थ्री का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? लेमडा क्यूब प्लस हाँ, 3 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। वेरी गुड। अगर फार्मूला आपको याद है तो ये अच्छी बात है। चलो म्यू फोर डैश का देखते हैं कौन बताएगा। लेमडा 4 प्लस 6 लेमडा क्यूब प्लस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। मुकुल आपको भी याद है? आपको बस ये याद रखना है। और क्या याद रखना है? लेमडा की पावर यहाँ तीसरा है तो थर्ड से स्टार्ट होकर घटती जा रही है, यहाँ चौथा है तो 4 से स्टार्ट होकर घटती जा रही है, और जो कोफिशिएंट असाइन करने वो ये लिखे हुए हैं। यहाँ तक तो याद ही था। 1 3 1 तो 1 3 1, 1 6 7 1 6 7 1, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इन फार्मूलों का यूज करेंगे टी के लिए। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालते हैं तो क्या आएगा? एन लेमडा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ का पैरामीटर लेमडा नहीं बल्कि एन लेमडा है। एन एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये एक्सपेक्टेशन के अंदर लिखा जा सकता है। और लीजिए यहाँ पर लेमडा का अनबायस एस्टिमेटर आ गया टी अपॉन एन। अब आपसे कोई कहे टी अपॉन एन है क्या, तो समेसन एक्स आई अपॉन एन ही तो है, और इसको हम किससे लिख सकते हैं? स्मॉल एक्स बार से। और आपको पता है सैम्पल मीन इज़ अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन मीन। पॉइसन का मीन लेमडा हुआ और लेमडा के लिए अनबायस्ड हो गया सैम्पल मीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया गया फाइंड आउट द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे, ठीक है। तो कैसे स्टार्टअप करना है? म्यू टू डैश का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, अबाउट ओरिजिन होता है। म्यू टू डैश मतलब टी यहाँ पे रैंडम वेरिएबल तो एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर। क्या फार्मूला है? लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। तो टी का जो पैरामीटर है वो पुट कर दो, हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक है। अब क्या करना है हमको? तो लेमडा स्क्वायर का चाहिए, तो इसका स्क्वायर जब ओपन करोगे तो आएगा एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। इस एन लेमडा को हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं माइनस के साथ। यहाँ पर है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर। अब इस एन लेमडा का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? यहाँ से। क्या है इसकी वैल्यू? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। तो चलिए यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी पुट कर देते हैं, और यहाँ है एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। अब अगर एक्सपेक्टेशन को हम बाहर कर लें तो यहाँ बच रहा है टी स्क्वायर माइनस टी, और इधर का एन स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो अब क्या हो गया? एक तो टी कॉमन लीजिए, टी कॉमन लेने पे आया टी, टी माइनस 1, और अपॉन में क्या आ गया? एन स्क्वायर। तो अब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? लेमडा स्क्वायर का अनबायस एस्टिमेटर। बाइनोमियल से ज़रा इसको रिलेट करिए। बाइनोमियल में पैरामीटर थीटा था, तो थीटा स्क्वायर का क्या निकला था? टी, टी माइनस 1, एन, एन माइनस 1। तो आप एक साथ दो फार्मूले रिलेट करके याद कर सकते हैं। पॉइसन में क्या हुआ? एन का स्क्वायर आया, जबकि वहाँ एन एन माइनस 1 आया। अब आज का जो होमवर्क है वो आपका ये है कि आप म्यू थ्री डैश का फार्मूला यूज करिए और लेमडा क्यूब का अनबायस एस्टिमेटर प्रूफ करके दिखाइए। कितना आएगा? टी, टी माइनस 1, टी माइनस 2 अपॉन एन क्यूब। सिमिलरली you can find out the unbiased estimator of lambda to the power 4 which is equal to t, t minus 1, t minus 2, t minus 3 upon n to the power 4। तो सभी लोग इसको करना, देखना खुद से करके कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पाए तो कल की क्लास में फिर बता देंगे, ठीक है।
ट्राई करोगे तो सीखोगे, इसलिए आज हम आपको ये होमवर्क में दे रहे हैं। ओके, ओके सर। चलो अब एक नए तरीके के क्वेश्चन पे हम और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो कि चौधरी SS चौधरी की जो बुक है स्टैट्स की उसमें है, और वो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अगर x फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, तो आपको एक एस्टीमेटर इस तरीके का फाइंड आउट करना है जो ax² प्लस bx प्लस c के जैसा हो। इसके जैसा होने का क्या मतलब है, जो a b और c कांस्टेंट हैं ये पता चल जाए तो हमको एस्टीमेटर पता चल जाएगा, और वो किसके लिए अनबायस्ड है, θ+1 और θ+2 के लिए अनबायस्ड है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने इसको पहले से नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं की है, एग्ज़ाम में आने पर आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? कोई आइडिया किसी के मन में हो तो बोल सकता है। चलो हम बताते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, हमको इस तरह का एस्टिमेटर ढूंढना है जो इसके लिए अनबायस्ड हो। तो अनबायस्ड होने का एक ही मतलब होता है कि अगर हम इस पे एक्सपेक्टेशन लगा दें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, θ+1 θ+2, और जो कंडीशन है वो x पॉइसन थीटा की है। तो अगर हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन x निकालेंगे तो थीटा आएगा, और अगर एक्सपेक्टेशन x² निकालेंगे तो θ² प्लस थीटा आएगा। तो चलो एक्सपेक्टेशन को हम इधर रन करा देते हैं और इधर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा θ² प्लस 3θ प्लस 2, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आएगा। अब एक्सपेक्टेशन अगर इधर रन कराते हैं तो आएगा a एक्सपेक्टेशन ऑफ x², b एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और c तो कांस्टेंट ठहरा, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन वही होती है। अब अगर x² की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, θ² प्लस थीटा, एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू है थीटा, प्लस c इक्वल टू θ² प्लस 3θ प्लस 2। अब क्या करना है, हम स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। ये हो गया aθ² प्लस ये आएगा aθ और यहाँ पर है bθ। तो अगर थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ बचना चाहिए a प्लस बी। इसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है बोथ साइड। दोनों थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख रही हैं, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब a प्लस बी में अगर ये a वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो a, b और c तीनों आ गए। इस कंडीशन को लेकर हम चले थे कि दिस इज अनबायस्ड फॉर θ+1 एंड θ+2। जब a b c सब आ गया तो हम जब इसको पुट कर देंगे तो हमारा अनबायस एस्टिमेटर क्या बना, x² प्लस 2x प्लस 2, यानी दिस बिकम्स एन अनबायस एस्टिमेटर ऑफ दिस। इसकी एक्सपेक्टेशन लोगे तो यही आ जाएगा। तो कैसे हुआ, आसानी से समझ में आया? बोलिए। ठीक है, तो इस वाले पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाओ क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। बाइनोमियल वाले पे इम्पॉर्टेंट लगाना और पॉइसन वाले पर भी इम्पॉर्टेंट आपको लगाना है, जो λ² और θ² के एस्टिमेटर्स को निकाला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको आज कराते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला पढ़ा होगा। इसका यूज़ करते हुए हमको अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस σ², तो सिग्मा का अनबायस एस्टिमेटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने पिछली क्लास में दिए थे, एक में HW भी लिखा था, आप लोगों ने कर लिया है कि नहीं?
बताओ। बोलो, ट्राई किया कि नहीं? कोई बात नहीं, अब संडे तक सारे लेक्चर्स आपके रिवाइज होने चाहिए और सारे नोट्स अपडेट होने चाहिए, ताकि आगे की क्लास समझने में आपको कहीं दिक्कत ना आए। जब पढ़ने का समय बढ़ाओगे तो समझ अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, कोई ना तो तेज़ होता है ना कोई धीमा होता है, जो मेहनती होता है वो आगे बढ़ता है। ओके, चलो देखते हैं कैसे करना है। x1 x2 xn be a random sample of size small n from normal mu sigma square where mu is known and if mu की वैल्यू नोन है, इस बात पे ध्यान देना, एंड इफ t इज इक्वल टू दिस, यानी एक स्टैटिस्टिक्स t ले ली गई है, लिखा है एस्टीमेट ऑफ t इज अनबायस फॉर सिग्मा, यानी जो t है वो सिग्मा के लिए अनबायस एस्टीमेटर है। इफ़ नॉट ऑब्टेन्ड अनबायस एस्टीमेटर ऑफ सिग्मा, पहले तो चेक करो कि है, अगर नहीं है तो सिग्मा का अनबायस एस्टीमेटर फाइंड आउट करो। तो चेक करने का क्या तरीका है, हम सीधे सीधे टी पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर देते हैं। ओके, एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से 1/n तो कांस्टेंट वैल्यू है, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, और एक्सपेक्टेशन सीधे सीधे किस पे लग गई, मॉड xi माइनस म्यू पे। क्या यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? अब अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हम चेक कर सकते हैं कि ये सिग्मा के लिए अनबायस्ड है कि नहीं। क्या सभी लोग क्लास में हो? जरा एक बार प्रेजेंस दिखाओ अपनी। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? अगर x हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो चलो मुकुल बताएंगे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। बताओ मुकुल। चलो अंकिता बताओ। सर नॉर्मल का याद नहीं है। कोई बात नहीं, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है धीरे धीरे, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बनाइए, अपने घर पे लगाइए, ताकि स्टैट्स को पढ़ने में और मज़ा आए। की पावर -1/2 x फिर ठीक है, ये होता है ना। चलो अब अगर हमको ये वाली एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मॉड xi माइनस म्यू के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, रेंज ऑफ x। तो x की रेंज नॉर्मल में क्या होती है, -∞ to इन्फिनिटी। जो फंक्शन यहाँ पर है वो x का फंक्शन है, तो पूरा पूरा फंक्शन लिख लेंगे, इनटू fx। fx की वैल्यू क्या है, 1/σ√2π e टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, dx। तो एक काम ये करते हैं हम लोग, x माइनस म्यू को कुछ पुट कर देते हैं, या फिर सीधे सीधे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जो कि e की पावर में दिख रहा है ना, इसको t पुट कर देते हैं। इससे क्या होगा, ध्यान देंगे सब लोग, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा dt। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिग्मा इधर मल्टीप्लाई होगा, म्यू का डिफ्रेंशिएशन 0, x का dx आया, और सिग्मा t में सिग्मा कांस्टेंट बाहर, t का dt आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? सर। लिमिट की अगर बात करें तो जब x की वैल्यू -∞ होगी तो t भी तो पूरा -∞ बन जाएगा, और प्लस होने पर +∞, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी जगह पे वैल्यू क्या आएगी, तो मॉड xi माइनस म्यू की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा t, मॉड लगा रहने देना। ओके, 1/σ√2π e टू द पावर -1/2, ये पूरे को t माना गया था तो यहाँ आ गया t², और dx की जगह पे क्या आएगा, सिग्मा dt। इस सिग्मा से इस सिग्मा को कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो बचा उसको जरा देखते हैं क्या है। तो अगर ध्यान से देखो तो सिग्मा स्क्वायर के बारे में क्या कमेंट किया जाता है, >0। वेरिएंस है, अभी अभी वेरिएंस के बारे में हमने आपको बताया कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सिग्मा >0 है, और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा तो क्या बताया गया था,
इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर के दो स्क्वायर रूट होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो जो प्लस वाला होता है वो बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और मॉड के बाहर करने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू प्लस में होती है उसको हम मॉड के बाहर लिख सकते हैं। तो अंदर बचा क्या, मॉड टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/√2π कांस्टेंट है, तो इसको भी ज़रा बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच रहा है e⁻⁻² t² dt। फंक्शन इवन और ऑड, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है? तो चलो बताओ, ये फंक्शन अगर t के रिस्पेक्ट में देखें तो इवन है कि ऑड है? बताओ। इवन है। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट सेम हो, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हम क्या करते हैं? तुम लोग बीएससी में हो बेटा, ये सब इंटर का है, बताओ, याद नहीं है? जब इवन फंक्शन होता है तो हम जो लिमिट एक प्लस और एक माइनस में उसको 0 से स्टार्ट करते हैं और इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। और अब ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो मॉड हट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हो गया 1/t² dt। इवन फंक्शन क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट कर दो, -x, और इसको कैलकुलेट करके देखो कि क्या ये fx के बराबर आ रहा है। अगर आया तो इवन, और अगर ये माइनस पुट करने पर -(fx) के बराबर है तो फिर ऑड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर t की जगह पे माइनस पुट करो तो माइनस पुट करने पर मॉड के बाहर निकालोगे प्लस हो जाएगा, और t² में भी जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, माइनस पुट करने पर वो एज इट इज़ बना रहा, इसलिए इवन था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाली इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, t²/2 को z पुट करके। तो चलो इसको z पुट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करो जरा, देखो क्या आता है। t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2t dt, और इधर आएगा dz, अपॉन में 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, t dt की वैल्यू आ गई dz, तो t और dt की वैल्यू क्या आ गई, dz। t²/2 को क्या माना गया था, z, तो ये होगा e⁻⁻z। लिमिट की बात करते हैं, जब t की वैल्यू 0 होगी तो z भी 0 हो जाएगा, और जैसे ही t इन्फिनिटी पुट करोगे z भी इन्फिनिटी हो जाएगा। बाहर हमारे पास क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये 2 है और नीचे एक √2 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2/√π इंटू सिग्मा। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कौन बताएगा? अगर हम इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर लें तो z की वैल्यू क्या लिखेंगे, z की पावर लिखेंगे 1 - 1। 1 - 1 का मतलब क्या हो जाएगा, गामा 1। गामा 1 मीन्स फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी, 1। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रखे हैं तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, थीटा e⁻⁻θx, थीटा की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो यही तो बनेगा। और किसी भी पीडीएफ को उसकी रेंज पे इंटीग्रेट करने पर क्या रिजल्ट मिलता है, बोलो। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो बोलिए, और अगर समझ में आ रही है तो हाँ बोलिए, दोनों बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है? चलो अच्छा, हम बताते हैं। गामा फंक्शन पढ़ा है आपने? अगर हम कहें गामा n तो इसका मतलब होता है 0 to ∞ x⁻n-1 e⁻⁻x dx। तो मैंने यही तो लगाया है, देखो यहाँ पर क्या था, e की पावर में -z था, z था ही नहीं, उसकी पावर 0 होगी तभी तो नहीं है, तो 0 को हमने 1 - 1 लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस गामा फंक्शन ये क्या बन गया, गामा 1 नहीं बन गया। और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 0, इससे एक कम करके लिखते हैं ना। गामा n का मतलब फैक्टोरियल n-1, तो ये 0 बन गया। अब जब 0 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा ठीक है, हम लोग एक्सपेक्टेशन किसकी लेकर चले थे, t की, और ये कितना आया, √2/π सिग्मा। अब बताओ कि क्या t सिग्मा के लिए अनबायस्ड है?
एक्सपेक्टेशन टी इज नॉट इक्वल टू सिग्मा, इट मीन्स दैट टी सिग्मा के लिए क्या है, बायस्ड। biased, और क्वेश्चन में कहा गया था अगर बायस्ड है तो इसका अनबायस क्या होगा, तो अनबायस के लिए ये कांस्टेंट टर्म हम क्या कर दें, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो रिवर्ट हो जाएगा, यहाँ बन गया π/2 टी इक्वल टू सिग्मा, यानी सिग्मा का अनबायस एस्टिमेटर ये बना। जहाँ पर टी की वैल्यू क्या है ये भी तो पुट कर दिया जाए। टी की वैल्यू थी 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n मॉड xi माइनस म्यू। लीजिए आगे अनबायस एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा इन टर्म्स ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। सभी को समझ में आया? बोलो। yes sir, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कंपटीशन में पूछे जाने लायक हैं। बीएससी के लिए तो हैं ही इम्पॉर्टेंट, प्लस कंपटीशन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी समेसन और 1/n, जब ये कांस्टेंट बनेगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो चाहे इसकी एक्सपेक्टेशन निकालो चाहे टी की, आते दोनों बराबर हैं क्योंकि समेसन और 1/n कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद एक, हाँ बोलो। सर कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं। कंपटीशन में आपको पूरा प्रूफ थोड़े ना करना है, कंपटीशन में आपको बस याद रखना है। क्या याद रखोगे, हम याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला याद रखिए। अगर आपने स्टैटिस्टिकल मेथड में ये पढ़ा है तो इसको याद भी नहीं करना है। इसका फार्मूला होता है 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n मॉड xi माइनस म्यू। ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। और इसके आगे लगा दो रूट 90 डिग्री। 90 डिग्री को कैसे लिखते हो, तो इसको कैसे याद रखोगे, रूट 90 डिग्री इंटू मीन डेविएशन अबाउट मीन। हो गया आपका अनबायस एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। अब इतना अगर नहीं याद कर पाओगे तो कंपटीशन कैसे दोगे, ये तो याद रखना पड़ेगा ना। कंपटीशन में प्रूफ नहीं आते हैं। अब IIT जैम का पेपर अगर तुम दे रहे हो तो IIT जैम के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं, उनको याद रखोगे डायरेक्ट हो जाएगा। प्रूफ आना चाहिए, पता होना चाहिए कि आया कैसे। जितनी चीज़ों का आप प्रूफ कर लेते हो उनको याद करने पर आपके मन में संदेह नहीं रहता है कि कहाँ से आया, और आपके डाउट्स क्लियर होते रहते हैं। फिर इसी का कहीं और यूज करोगे तो भी आपको ये रिजल्ट की तरह मिल जाएगा, ठीक है। और जितने लोग कंपटीशन में ये सोच के जाएंगे कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो चुका उनका कंपटीशन में 50% क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए जाते हैं, उनके आंसर इसी तरीके की ट्रिक को लगा के निकाला जाता है। ओके, क्योंकि कंपटीशन का पेपर आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी उसकी टफ होती है। एक क्वेश्चन जो और आपका इम्पॉर्टेंट बच रहा है वो है ये वाला, तो इसको देखते हैं जरा, ये क्या है। इसमें सिग्मा के ही अनबायस एस्टिमेटर की बात की जा रही है, लेकिन अब की बार एस्टिमेटर चेंज हो गया। पिछली बार था रूट 90 इंटू मेन डेविएशन अबाउट मीन, अब की बार देखिए टी की वैल्यू बदल गई, और अब आपको चेक करके बताना है कि क्या ये अनबायस्ड है सिग्मा के लिए या फिर नहीं। अगर नहीं है तो अनबायस्ड वाला फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ही पैरामीटर के कई अनबायस एस्टिमेटर हो सकते हैं। जैसे एक ये आया, इसको अगर हम T1 कह दें, दूसरा ये भी आ जाए, इसको T2 कह दें। देयर आर 2 एस्टिमेटर्स, बोथ आर अनबायस्ड फॉर द सिग्मा। तो अनबायस एस्टिमेटर कभी भी यूनिक नहीं होते हैं कि एक ही मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा। ये 1 लाइनर वाइवा क्वेश्चन है कि क्या अनबायस एस्टिमेटर यूनिक होते हैं, तो आप कहोगे नहीं, अनबायस एस्टिमेटर यूनिक नहीं होते हैं। फिर आपसे कहा जाएगा एग्जाम्पल बताइए, तो सिंपल एग्जाम्पल बताना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम सैम्पल मीन की एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो भी म्यू आता है, और जब हम सैम्पल के मीडियन की एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो भी म्यू आता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आपके सामने है,
कि एक पैरामीटर एक स्टैटिस्टिक्स ये है जो कि सिग्मा के लिए अनबायस्ड होगी और दूसरी ये है जो सिग्मा के लिए अनबायस्ड होगी। तो सिग्मा के लिए 2 मिल गए तो यूनिक कहाँ रह गया? तो ये एक हायर वन लाइनर क्वेश्चन है वाइबा के हिसाब से कि अनबायस्ड एस्टिमेटर कभी भी यूनिक नहीं होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे जो बेस है वो आपको थोड़ा सा देखना है। तो आज जितना समय बचा है उतने में मैं आपको सिर्फ इसका बेस बताऊंगा। इस क्वेश्चन को पूरा मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, देखिए क्या बेस है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हमने x1 x2 xn साइज का एक सैंपल लिया जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है जिसका मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ये क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? ये फॉलो करता है नॉर्मल 0 1 को, और हम इसको नाम क्या देते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। सभी को ये चीज़ क्लियर? जब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का किया जाता है स्क्वायर तो ये फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद 1 पैरामीटर। इस यहाँ पर पैरामीटर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो हम लोग बोलेंगे इसका स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये सिर्फ और सिर्फ ith वैल्यू xi के लिए था। अगर x1 से भी इसका मीन घटाएं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करें, सिमिलरली फॉर x2 सबके लिए, तो हम क्या लिखेंगे? x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल ऑफ स्क्वायर, ये x1 का हो गया। x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल ऑफ स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा? xn माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल ऑफ स्क्वायर। तो ये सारे के सारे क्या फॉलो कर रहे हैं? काई स्क्वायर विद 1, काई स्क्वायर विद 1, काई स्क्वायर विद 1। काई स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये सारे के सारे काई स्क्वायर फॉलो कर रहे हैं और आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो इनका सम भी काई स्क्वायर को फॉलो करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम सबकी 1 1 थी, कितनी बार? n बार, तो जुड़कर n हो जाएगी। यानी दिस बिकम्स आल्सो एन काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी को समराइज करके शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन i started from 1 going to n xi minus mu upon sigma whole of square follows chi-square distribution with n degree of freedom। इसको नाम दे देते हैं y। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि काई स्क्वायर अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसका मीन उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है और उसका वेरिएंस डिग्री ऑफ फ्रीडम का 2 गुना होता है। ये सब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, पहले हमने आपको बताया, कल की क्लास में यूज़ करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू अननोन है तो अननोन है तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले एस्टीमेट करेंगे। तो म्यू के लिए कौन एस्टीमेटर बना? अभी भी आपने अनबायसनेस में पढ़ा, म्यू इज़ द पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन मीन के लिए एस्टीमेटर कौन बनता है? सैंपल का मीन। मान लो ये नहीं पता है तो इसकी जगह पे सैंपल मीन को पुट किया जाएगा। अब अगर हम फिर से ये स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi, अब की बार म्यू पता नहीं था तो उसकी जगह पे सैंपल का मीन आया, बाकी सारी चीज़ें सेम। ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पैरामीटर अननोन हो गया, उसको निकालने में इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आप और अच्छे से समझोगे। तो अभी ज़्यादा परेशान मत होना, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको एब्जॉर्व करिए, जो चीज़ें आपके मन में रह रही हैं वो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कल हम इसका यूज़ करेंगे। अब अगर इसको हम मान लो जेड मान लें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड कितना आएगा? मुझे कौन बताएगा? वेरिएंस ऑफ जेड कितना आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड अभी भी बताया, का स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर आता है। यहाँ की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? n-1 है, 2 इंटू n-1। ठीक है, एक और चीज़, काई स्क्वायर का आपको पीडीएफ भी पता होना चाहिए। तो काई स्क्वायर का पीडीएफ क्या होता है?
1/2n/2 गामा n/2 e⁻x/2 x⁻n/2 -1। जब x का स्क्वायर को फॉलो करता है तो उसका ये PDF आता है। x की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, यानी 0 से इन्फिनिटी। तो इतनी बातों को आप रिवाइज करना, कल की क्लास में मिलना, तब हम इस वाले का प्रूफ करवाएंगे। लेक्चर को आपको रिपीट करना है, चीज़ें जब नहीं होती हैं तो कई बार पढ़नी पड़ती हैं। आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।